जो शानदार किताब लिखी है तामीर बुनियाद से तकमील तक, तो आप माशाल्लाह 15 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो इस किताब को लिखने का ख़्याल कैसे आया? अल्लाह ख़ुद एक अदीब है, उसकी भी एक अल्हमी किताब है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने ये ख्याल मेरे दिल में उतारा, करम के साथ ही मुझे ये तौफीक मिली लिखने की, और ये मैंने किताब लिखी है आम लोगों के लिए। ये कैसे हुआ कि आपको ये ख्याल आया हो कि आप अपना काम करना चाहिए, और वो भी कंस्ट्रक्शन का एक मुश्किल काम अमूमन समझा जाता है? तो जब हमने घर बनाया लाहौर में आज से 15 साल पहले, तो मुझे याद है कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस पेशे को अपना लेना चाहिए। मेरी वालदा मरहुमा ने और मेरे वालिद साहब ने मुझे इनकरेज किया, सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के साथ ही मैं इस कंस्ट्रक्शन के और प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस में आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान जो हैं वो तैयब अहमद साहब हैं। तैयब अहमद साहब की ये कंपनी है तैयब कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये 15 सालों से कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है। हाल ही में इन्होंने बड़ी शानदार किताब लिखी है तामीर बुनियाद से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा तैयब साहब, आपने ये जो शानदार किताब लिखी है तामीर बुनियाद से तकमील तक, तो आप माशाल्लाह 15 साल हो गए आपको इस फील्ड में, तो इस किताब को लिखने का ख़्याल कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल है शम्स भाई। किताब जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई इंसानी काम नहीं है। अच्छा, ये इल्हामी काम है। अल्लाह ख़ुद एक अदीब है, उसकी भी एक अल्हमी किताब है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने ये ख्याल मेरे दिल में उतारा, और अल्लाह ताला की देन है कि उसके करम के साथ ही मुझे ये तौफीक मिली लिखने की, और ये मैंने किताब लिखी है आम लोगों के लिए, जो कि ये बहुत फ़ायदेमंद भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरव्यू से पहले जब आपसे डिस्कशन हो रही थी तो आपने कहा कि आप पहले जॉब करते थे, फिर आपने अपनी जॉब छोड़ी और फिर आप कंस्ट्रक्शन के काम की तरफ आए। तो ये कैसे हुआ कि आपको ये ख्याल आया हो कि आप अपना काम करना चाहिए, और वो भी कंस्ट्रक्शन का एक मुश्किल काम अमूमन समझा जाता है? शम्स भाई, हुआ ऐसे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जॉब बहुत अच्छी थी मेरी, ठीक है। हमने आपको पता है ज़्यादातर लोग घर ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनाते हैं, तो हम भी उन्हीं में से थे। तो जब हमने घर बनाया लाहौर में आज से 15 साल पहले, तो मुझे याद है कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई जगहों पे हम परेशान हुए। तो जब हमने घर कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस पेशे को अपना लेना चाहिए। और मुझे, चूँकि मैं जॉब करता था, तो मुझे लगता था कि मैं जॉब के लिए पैदा भी नहीं हुआ। मैं कुछ काम भी करना चाहता था, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था जब हमारा घर कंप्लीट हुआ। तो मैंने डिसाइड किया और अपने वालिदैन से मशवरा किया। तो मुझे याद है कि मेरी वालदा मरहुमा ने और मेरे वालिद साहब ने मुझे इनकरेज किया, सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के साथ ही मैं इस कंस्ट्रक्शन के और प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस में आया। पाकिस्तान में जो शख्स रहता है जिसका ज़ाती घर नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़ाती घर बनाए, और जब घर की बात आती है तो सबसे पहले प्लॉट चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है। तो अब प्लॉट को ख़रीदने का क्या तरीका है? प्लॉट ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? शम्स भाई, प्लॉट लेने से पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले एक अच्छी सोसाइटी की सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी सोसाइटी की सिलेक्शन आप करें जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अप्रूव हो, और फिर आप एक अच्छा प्लॉट वहाँ पे लें, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और फिर आप घर बनाने की तरफ जाएं। अच्छा, प्लॉट की जब सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो मरहला आता है वो है घर बनाने का, और घर बनाने के लिए आपको एक नक्शा चाहिए होता है। तो नक्शा बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या नक्शा बनाना चाहिए या एक ख़यालाती तरीके से नहीं शुरू कर देनी? देखिए, मैं वन लाइनर आपको इसका जवाब दे देता हूँ। नक्शा ज़रूर बनवाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को ही हायर करना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे ये रिवाज है कि हम प्लॉट भी अच्छा ले लेते हैं, घर के ऊपर 2-3-4 करोड़ रुपए भी लगा देते हैं, लेकिन नक्शा जो है वो हम एक कॉपी पेस्टर से बना लेते हैं। कोई एक छोटे मोटे जो जिसे कहते हैं कि सर्टिफिकेट होल्डर है उससे बनवा लेते हैं। बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट का इंतखाब करें। वो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक नक्शा बनाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, और नई चीज़ें तख्लीक करके आपको देगा। ठीक हो गया। अच्छा, घर की तामीर में जो बुनियादी चीज़ होती है वो फाउंडेशन होती है, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर उसके ऊपर दीवारें भी बननी है, दीवारों के ऊपर जो है वो छत भी बननी है। तो अब फाउंडेशन बनाते हुए क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए और किन बातों का ख्याल रखा जाए? शम्स भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फाउंडेशन का। फाउंडेशन के ऊपर ही पूरा घर जो है ना बेस करता है।
अगर फाउंडेशन अच्छी बनी होगी तो आपका घर में सीपेज नहीं आएगी, आपको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाउंडेशन के लिए बेहतरीन ये है कि आप आर्किटेक्ट से जब ड्राइंग लेते हैं तो आपको प्रॉपर ड्राइंग दे और आपका ठेकेदार जो है वो पाबंद है उस ड्राइंग को फॉलो करने का। ठीक होगा। फाउंडेशन खोदी जाए NSL लेवल तक, उसमें नीचे पैड बनाया जाए, PC पैड बनाया जाए, PCC पैड बनाने के बाद फाउंडेशन बनाई जाए उसके ऊपर, और उसमें अच्छे जो मैसन हैं उनको इंतखाब किया जाए ताकि वो अच्छी चुनाई कर सकें। ठीक हो गया। बुनियादों में देखने में ये आया कि बेशुमार लोग जो हैं वो अच्छी चुनाई नहीं करते। ठीक है। गंदी ईंट यूज़ करते हैं, सीमेंट का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं जिसे मोर्टर या मसाला कहते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन में जो DPC बनाई जाती है उसके ऊपर एक पॉलीथीन जो है वो कवर, जो पॉलीथीन इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब आप फाउंडेशन बना लेते हैं ना तो DPC के ऊपर अक्सर ठेकेदार जो हैं वो पॉलीथीन बिचुमन शीट बिछाते हैं और उसके ऊपर पॉलीथीन शीट डाल देते हैं। ठीक है। देखिए, बिचुमन शीट आप बिछा सकते हैं लेकिन पॉलीथीन शीट नहीं बिछानी चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन शीट जो है वो DPC और उसके ऊपर जो चुनाई है उसके दोनों दरमियान में रुकावट पेश करता है। अच्छा। और जब अल्लाह ना करे जब ज़लज़ला आता है तो जो ज़लज़ले की लेटरल फोर्सेज और शेयर फोर्सेज होती हैं वो जब दबाव डालती हैं तो बिल्डिंग के कह लें सिरकने का अंदेशा होता है। बेहतर है कि पॉलीथीन शीट का कतन इस्तेमाल ना किया जाए। पॉलीथीन शीट डालने का मकसद ये होता है कि सीपेज को ऊपर आने से रोका जाए, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि DPC को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डाला जाए। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि 1.5 इंच की DPC डाल देते हैं, उसके ऊपर ऑनर को दिखाने के लिए बिचुमन बिछाई और शीट डाल दी, तो ऑनर खुश होता है कि ये बहुत अच्छे प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर DPC को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मिनिमम 2 इंच या 3 इंच की थिकनेस के साथ डाला जाए और उसका जो मटेरियल है वो 1, 2, 4 को इंश्योर किया जाए, और तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पॉलीथीन शीट की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और सीपेज भी ऊपर नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, सीपेज से बचना है। जब आप ग्राज फ्लोर लेवल और उसके ऊपर फिर फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर आप 2 DPCs डाल देते हैं 2 या 3 इंच थिकनेस के, 1, 2, 4 के तनासब के साथ, तो आप फिर जो आपकी डेड वॉल है आप उसके अंदरूनी साइड पे दोनों DPCs के बिटवीन आप एक वर्टिकल DPC डालेंगे जिसमें 0 का मार्बल दाना होगा और सीमेंट को मिक्स करेंगे। ठीक हो ये गया। दोनों चीज़ों को जब आप प्लस्तर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सीपेज आपकी ट्रैवल नहीं करेगी और पॉलीथीन की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। हाँ, एक आजकल एक जदीद चीज़ आई हुई है जिसे हम मेम्ब्रेन शीट बोलते हैं, वो डाली जा सकती है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप वो एक अच्छा सोल्यूशन है, वो डाल लें। अगर वो नहीं डालनी तो आप DPC जो फाइनल DPC आपने फिनिश फ्लोर लेवल पर डाला है उसके ऊपर आप एक अच्छा केमिकल लें मार्केट से, उसके 2 कोट लगाएं, बस हम सारे बंद हो जाते हैं। और स्टैंडर्ड्स को फिर वही बात, जब आप मेंटेन करेंगे, क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, आपका ठेकेदार करेगा तो सीपेज कभी ऊपर ट्रैवल नहीं करेगी। और जो आप घरों में देखते हैं कि आपकी टाइल्स अच्छी होती हैं लेकिन ऊपर सीमेंट ख़राब हो रहा होता है, वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, घरों की तामीर में जो मटेरियल की ख़रीदारी है ये बड़ा अहम मरहला है, क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो घर उतना बेहतर बनेगा। तो अब मटेरियल में आ जाता है ईंट की ख़रीदारी आ जाती है, ईंट की ख़रीदारी और फिर सरिये की ख़रीदारी और फिर सीमेंट की ख़रीदारी। तो अब इसमें क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें, यानी कि चीज़ जो मटेरियल हम ख़रीद रहे हैं वो क्वालिटी का हो, और किन बातों को मद्देनज़र रखें इसमें? हाँ, 3 चीज़ें हैं इसमें। एक आपने बोला ईंट, दूसरा सीमेंट और तीसरा क्रश भी है। बिल्कुल हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर चाहे तो इस करप्शन से बचा जा सकता है और जो क्लाइंट है उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो क्या घर बनाने में सबसे बड़ा मसला यही होता है, यहीं पर पेश आता है? एग्जैक्टली। जब आप मटेरियल में करप्शन होगी, चोरी होगी, तो आपके अखराजात भी बढ़ेंगे और क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी। 5-6 साल के बाद आपको इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो ईंट है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के सादा तरीके मैं आपको मुख्तसरन जो है बयान कर। ठीक है। ईंट का प्रॉपर साइज़ जो है वो 9 इंच होता है। ठीक है। और उसकी चौड़ाई 4.5 इंच होती है और उसकी जो ऊंचाई है वो होती है 3 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। ये है तो ईंट क्वालिटी की है, नंबर 1। नंबर 2, ईंट का वज़न जो 3 किलो के करीब होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वज़न है या इससे कम वज़न है तो क्वालिटी की ईंट नहीं है। आप ईंट को तोड़ के देख लें, अगर ईंट अंदर से भुरभुरी है, कच्ची है, तो आपको पता चल जाएगा ईंट अच्छी नहीं है। ईंट हल्की सुर्ख रंग की होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी मिट्टी की बनी होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरा, आप ईंट को लेते हैं तो ईंट को आप बेहतरीन चेक करने का तरीका ये है जो कि आम लोगों को नहीं पता, कि आप ईंट का वज़न कर लें
और उसके आप 24 घंटे के लिए उसे आप पानी में भिगो दें, डुबो दें उसको। 24 घंटे के बाद बाहर निकालें। एक अच्छी और म्यारी ईंट जो है उसके अंदर पानी को जज़ब करने की जो सलाहियत होती है वो होती है 15 से 20%। वैसे बड़ा मुनफरिद तरीका आपने बताया। जी, ये एक्चुअली इसलिए बताया था कि लोगों को फ़ायदा हो सके, लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक हो गया। आप ईंट को लें, उसको वज़न कर लें, वज़न करके 24 घंटे के लिए पानी में डुबो दें उसको, 24 घंटे बाद बाहर निकालें। उसकी पानी जज़ब करने की सलाहियत अच्छी ईंट की 15 से 20% होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ज़्यादा वज़न जो है ज़्यादा पानी जज़ब करती है तो वज़न बढ़ा देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईंट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, जब फाउंडेशन हो गई तो उसके बाद जब दीवारें खड़ी करनी होती हैं तो दीवारों की मजबूती को कैसे यकीनी बनाया जाए और चुनाई कैसे की? हाँ, इसके लिए ईंट को सबसे पहले बेहतर है कि ईंट की क्योरिंग ठीक तरीके से की जाए। अक्सर देखने में आया है कि लोग जो हैं वो चौकीदार को ड्यूटी लगाते हैं और वो पानी खड़ा होकर स्प्रे करता है ईंटों के ऊपर, तो जो ईंटों के चक्के होते हैं वो भिगो देता है। भिगोने से चुनाई मजबूत नहीं होती। ईंट को पानी पीना चाहिए, वही 15 से 20% जज़ब करना चाहिए। उसका तरीका ये है कि चौकीदार पाइप ले, सबसे बेहतर तरीका है वो ईंटों के चक्के के ऊपर बैठ जाए, ऊपर से पानी डालेगा वो, और ईंट पानी पीते हुए नीचे की तरफ जाएगी। ये है तराई का, क्योरिंग का एक बेहतरीन तरीका। अगर इस तरह से अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ईंट सीमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जज़ब करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, 90% ठेकेदार जो हैं वो ईंट इस तरह से सीधे लगाते हैं, जो उसकी ब्रिक की होती है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये एक रिवाज बन गया है, और लेकिन एक्चुअली जो हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं कि आपने ब्रिक की जो है उसे ऊपर की तरफ करना है। जब आप ऊपर की तरफ करते हैं तो उसके अंदर मसाला प्रॉपर जाएगा, मॉर्टर जाएगा उसके अंदर। अच्छा, और दूसरी बात, आपने मसाले की तय जो वो बहुत मोटी नहीं रखनी। आपने अक्सर देखा है चुनाइयों में इतना मोटा मसाला भरा होता है और हमें यूँ लग रहा होता है कि जैसे वाजिब बहुत मसाला भरा है, बड़ी मजबूत बिल्डिंग होगी। पंजाबी में कहते हैं कि इट्टां दे उत्ते मसाला पी के लाना है, बारीक लगाना है। जितना बारीक होगा बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। पी के लगाना मसाला मुश्किल है, बारीक मसाले के साथ ईंटों की तह लगाना मुश्किल है, इसीलिए और लेवल में करना मुश्किल है। तो अच्छी चुनाई के लिए मसाला जो है उसका तनासब 9 इंच की दीवार के लिए एक 6 होना चाहिए, और जो 4 इंच की दीवार है उसके लिए एक 4 होना चाहिए। बारीक तय लगानी है, पी के लगाना है, और ईंट की जो की है, ब्रिक की है, उसे ऊपर की तरफ रखना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं करते क्योंकि इसके साथ दीवार की जो कह लें कि जो अलाइनमेंट है उसे रखना मुश्किल है। इस तरह अलाइनमेंट करनी आसान है और ये मिस्त्री के लिए मुश्किल है, इसलिए मिस्त्री या ठेकेदार जो है वो इसको क्लाइंट को बताते नहीं हैं और रवाज भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से ईंट की तह लगाते हैं तो घर की बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है। अच्छा, घर की जो छत का मरहला है जिसमें लेंटर डालते हैं, तो लेंटर डालने में सरिया इस्तेमाल होता है और सीमेंट इस्तेमाल होता है, तो अब इस म्यार को यकीनी कैसे बनाया जाए कि जो सरिये की क्वालिटी भी अच्छी हो और सीमेंट की क्वालिटी भी अच्छी हो? अच्छा, लेंटर में ना एक चीज़ बड़ी अहम है, क्रश। तो लेंटर के लिए 3 अहम एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, स्टील है, सीमेंट है और क्रश है। सरिया आप जो छोटे घर हैं वहाँ 40 ग्रेड का सरिया चल जाता है, जो कम लोड वाले चाहिए। अच्छी कंपनी का ब्रांडेड स्टील लें, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। लाहौर में बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, थोड़े से पैसे दें और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो करवा लें, आपको पता चल जाएगा सरिया किस क्वालिटी का है, नंबर 1। नंबर 2, सीमेंट जो है वो आप किसी मोतबर डीलर से लें और ताज़ा लें, ठीक है। 5, 10, 15 रुपए सस्ते सीमेंट के पीछे जाएंगे तो वो कोई भी शख्स अपना जो नुकसान नहीं करता। अक्सर औक़ात देखने में ये आया कि कुछ लोग जो हैं वो सीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, कुप्पा सा होता है, वो मारते हैं, किलो 2 किलो सीमेंट एक पैक में से निकाला, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कम दे दिया। क्लाइंट समझता है कि यार मुझे ये 20 रुपये कम दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसमें हेरा फेरी कर रहा है। तो इसलिए सस्ते के लिए आप जो है वो अपनी वो म्यार को ना गिराएं। वो सीमेंट का बुरा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है क्रश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेंटर के लिए जो क्रश है वो हमेशा याद रखें, जो एक डंपर होता है। अच्छा, लेंटर के लिए जो क्रश है वो एक याद रखें हमेशा कि जो एक हम डंपर मंगवाते हैं उसके अंदर आप 90% जो क्रश है वो आप 4 सूत्र की लें, ठीक है। वो आपकी वो 4 सूत्र की एग्रीगेट आपने लेनी है, कोर्स एग्रीगेट उसे बोलते हैं, और 10% आपने उसके अंदर मिक्स करवानी है 3 सूत्र की बजरी या क्रश, उसे फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। इस तरह जो आपका कंक्रीट बनेगा वो उसके अंदर वॉइड्स नहीं बनेंगे और उसके अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा बन जाएगी। इसलिए 2 तरह की, 2 साइज़ की आपने जो क्रश है ना वो आपने लेंटर के लिए, RCC स्लैब के लिए आपने मिक्स करवानी है। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ों में पता नहीं है लोगों को, एक ही बजरी आती है और वो हम यूज़ कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 1 क्लास की क्रश हमेशा यूज़ करें। 1 क्लास की जो क्रश है उसके अंदर कच्चा पत्थर जो होता है ना वो सिर्फ 5% होता है और बहुत अच्छा होता है।
बी क्लास की क्रश जो है उसके अंदर 15% जो है ना कच्चा पत्थर होता है और सी क्लास में 15 से ज़्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पे बी क्लास की क्रश ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ए क्लास की क्रश यूज़ करें। कभी लेंटर में सीपेज नहीं आएगी, कभी लेंटर, वो पंजाबी में कहते हैं ना चोंदे ने लेंटर, ठीक है, लीकेज होंगी है, पानी आता है, कभी नहीं आएगा। और वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करो, अमूदी तौर पर वर्टिकली वाइब्रेटर में इस्तेमाल करीदा है, उहदे नाल होएगा कि तुहाडा लेंटर बहुत अच्छा बन जाएगा। क्रश के मामले में लोग जो है वो अक्सर शिकायत करते हैं कि क्रश जो है वो चोरी हो जाता है, तो ये चोरी कैसे होता है और इसको क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए या इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? भाई क्रश जो है ना ये वो एलिमेंट है जो घर की तामीर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बिल्कुल इसमें करप्शन होती है, इसमें चीटिंग होती है। इसकी चीटिंग से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपका सप्लायर है आप उसे कहें कि मैंने जब तुम क्रश लेके आओगे, एक तो मैं साइज़ खुद देखूंगा और दूसरा मैं क्रश की क्वालिटी को इंश्योर करूंगा और उसकी मैं खाली डंपर की पैमाइश जो है वो फिर मैं लूँगा। तो आप देखिएगा जब आप खाली डंपर की पैमाइश की बात करेंगे तो 90% सप्लायर्स तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो अच्छा सप्लायर जो है ना, जो बंदा ठीक होगा वो फ़िल्टर हो जाएगा, वो कहेगा मैं खाली डंपर की पैमाइश दूंगा। अच्छा, खाली डंपर की पैमाइश का फ़ायदा क्या है कि आप जब क्रश आया आपने उसको कहना है ड्राइवर को कि जो डंपर है उसके ऊपर सारी बजरी को, क्रश को लेवल करे, वो लेवल करेगा, आपने उसके तीनों तरफ निशान लगा लेने हैं, चारों तरफ निशान लगा लिया, उसे अनलोड कर देगा, खाली होगी गाड़ी। अब आपने उसकी पैमाइश लेनी है नीचे से फ्लोर से ऊपर तक, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तीनों को ज़रब देनी है, तो बजरी का टोटल हुजम निकल आएगा। ये है तरीका। लेकिन अगर आप देखें डंपर के अंदर जो टायर हैं उसके ऊपर अगर इस तरह से टायर के ऊपर बने हुए हैं, इस तरह से दोनों तरफ अगर बड़े बड़े बने हुए हैं, तो जाहिर बात है वो आपको बजरी देगा। आप खाली डंपर की पैमाइश नहीं लेंगे, ऊपर से सरिया डाल के लेंगे तो जाहिर है बजरी कम होगी। तो इसलिए खाली डंपर की पैमाइश लें और अनलोडिंग के बाद लें और फिर पेमेंट करें, एडवांस पेमेंट किसी को ना करें। और याद रखें ईंट भी बड़ा एलिमेंट है घर की तामीर के लिए, ईंट की भी कभी भी आप एडवांस पेमेंट ना करें। अगर एडवांस पेमेंट देंगे तो 100% आप बाद में परेशान होंगे। ईंट आए, अनलोड हो, आप क्वालिटी चेक करें, उसकी क्वांटिटी चेक करें, क्योंकि ईंट की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चोरी होती है। लोग समझ रहे होते हैं कि हम बड़ा अच्छा और सस्ता घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप लाहौर से सपोज बाहर निकलते हैं, रायबंद रोड पे, मुल्तान रोड पे, जीटी रोड पे कहीं भी जाएं, तो आपने देखा होगा अक्सर औकात आबादी से थोड़ा हट के छोटी छोटी ईंटों की ढेरियाँ लगी होंगी, छोटी छोटी। वो क्यों लगी होती हैं? वो इसलिए लगी होती हैं कि भट्टे से ईंट पूरी आती है, लेकिन जो ट्रॉली वाला है वो 5000 की अगर ट्रॉली है तो उसमें से 500 ईंट रास्ते में उतार देता है। अब देखिए कि अगर 20,000 रुपये की 1000 ईंट है, वो 500 ईंट उतार देता है और 4,000 रुपये ले लेता है उनसे, 3,000 4,000 जो वो देता है ला के कुछ आपके ठेकेदार को, चौकीदार को दे देता है। अब वो ईंट वहाँ पे आपकी अनलोड करता है, चक्के लगा देता है, आप बाहर से गिनते हैं तो वो 5,000 पूरी है, लेकिन वो जो 500 की कमी है वो उसने अंदर स्पेस दे दी है। तो इसलिए ईंट में बहुत ज़्यादा चोरी होती है और ये लोगों को नहीं पता। ये जहाँ जहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं, ये वही हैं जो ट्रॉलियों के ड्राइवर जो हैं वो धोखाधड़ी करते हैं। अब घरों का जो प्लस्तर है उसको करने का अच्छा तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि जो घर का मालिक है उसको तो आइडिया नहीं होता, तो क्या वो ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे के थ्रू ज़ाहिर हो जाता है अगर उसमें कोई कमी हो? भाई जो घर का जो प्लास्टर है ना, वो करने के लिए एक अच्छा मेसन आपके पास होना चाहिए और आपकी उस प्लस्तर को चेक करने की, दीवारों को और प्लस्तर को की अलाइनमेंट चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने चपटी जो कि एलुमिनियम की बनी होगी वो आपने वर्टिकली लगानी और चेक कर लेना है। और प्लस्तर जो है अगर अच्छा प्लस्तर होगा और मजबूत प्लस्तर का जो स्टैंडर्ड है वो 1 2 4 है, और इसका बेहतरीन तरीका यह कि कम से कम 3 से 4 बार सीमेंट और रेत को कल्टी दिया जाए, मिक्स किया जाए और फिर उसके बाद उसे जाली में से छाना जाए, फिर उसको प्लस्तर के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे तो अक्सर औकात आपने देखा लोग कील ठोकते हैं तो दीवार में कील घुस जाता है फ़ौरन, लेकिन उसे अगर अच्छी तरह से कल्टी दिया जाए कम से कम 4 दफ़ा और 1 दफ़ा जाली में से गुजारा जाए तो सीमेंट इतना मजबूत मोर्टर बनता है, उससे इतना मजबूत प्लस्तर होता है कि दीवारों की एस्थेटिक फिनिश भी अच्छी आती है और वर्टिकली आप चपटी के साथ उसकी एस्थेटिक फिनिश को चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा प्लस्तर होगा तो पेंट के बाद दीवारें खूबसूरत लगेंगी, अगर अच्छा प्लस्तर नहीं हुआ होगा तो आप पेंट के बाद दीवारों को रात की रोशनी में देखेंगे तो आपको डल के या बल नज़र आएंगे दीवारों के अंदर। तो इसलिए प्लस्तर को वर्टिकली चपटी के साथ चेक करें और अच्छे मिस्त्री से करवाएं। अच्छा, फर्श डालने का जो बेहतरीन तरीका क्या है ये भी मुख्तसर बता दीजिए। फ़र्श को जो आपने घसू डाला है, घसू इस्तेमाल करें सबसे पहले तो भर्ती के लिए। घसू को आप जो है वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करें, ठीक है, जंपिंग हैमर के साथ। उसके बाद उसे आप प्रॉपर उसके ऊपर रोड़ी बिछाएं और उसके बाद आप ग्रेवल बिछा लें या रोड़ी बिछा लें, दोनों चीज़ें ठीक हैं।
उसके बाद आप अच्छी कंक्रीट करेंगे 1 2 4 के तनासब के साथ, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें। अगर 1 2 4 के तनासब के साथ आप कंक्रीट करेंगे 3 इंच कम से कम, 2 या 3 इंच, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आपका जो है ना वो फ्लोर बनेगा और लेवल उसका बेहतरीन होना चाहिए। उसके ऊपर प्लस्तर करें और उसके बाद टाइल लगाएं। टाइल लगाने वाला बंदा एक अच्छा होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपकी टाइल जो है वो बेहतरीन लगती है। अच्छा, आपने ना बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो किताब लिखी है, और ये किताब जो है वो प्लॉट की ख़रीदारी से लेकर जो घर की फर्निशिंग तक जो है वो मुकम्मल रहनुमाई करती है। तो अब ये घर के मालिक जिसने घर बनाना है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसके अलावा ये किन किन लोगों को ये किताब। शम्स भाई, मैं आपको बताऊँ, चंद दिन पहले मुझे एक प्रोफेसर साहब की कॉल आई फैसलाबाद से। उन्होंने कहा कि मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की है। मैं कान खड़े हो गए, क्यों? उन्होंने कहा मैंने आज ही आपकी किताब ऑर्डर की थी, मुझे आज ही मिली है, तो मैंने जब इसके पहले 2 चैप्टर पढ़े ना, तो मैंने जिस प्लॉट को टोकन दिया था वो मैंने फ़ौरन कैंसिल कर दिया है। अच्छा। तो मुझे पता चला वहाँ तो मेरे अखराजात बहुत हो जाएंगे। तो ये किताब मैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, मैं समझता हूँ 2 तरह के लोगों के लिए। एक वो जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके पास वसाइल हैं और उनके पास इल्म और तजुर्बा नहीं है। अगर वो इस किताब को पढ़ते हैं, 170 सफ़ों की किताब है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं और सिर्फ सुपरवाइज़ करें, तो ठेकेदार चीट नहीं कर सकता, कोई सप्लायर आपको चीट कर ही नहीं सकता। लोग परेशान हो जाएंगे कि यार इनके पास इल्म कैसे है, तजुर्बा कैसे है, वो असेस कर लेंगे चीज़ों को। तो दूसरी ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो यंगस्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आना चाहते हैं। जिस तरह मुझे बहुत मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह ने मुझे तजुर्बा और इल्म अता फरमाया, मैंने सीखा, लर्न किया, वो मैंने सब कुछ इसमें बांट दिया है। तो 15 साल भी तो लगाए। 15 साल लगाए हैं, लेकिन सीखा और फिर बांट दिया। बड़ी बात ये मैंने बांटा है कि यार नए नौजवान जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो आएँ, वो इस किताब को पढ़ें। और मैं समझता हूँ ये किताब यंगस्टर्स के लिए जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं एक उस्ताद की हैसियत रखती है। तो जो बंदा इस किताब को पढ़ लेगा इंशाल्लाह वो बेहतरीन घर बनाएगा और दुआएं देगा इंशाल्लाह ताला। तैयब अहमद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।